So in my last lecture, I was discussing about the coordination chemistry. So basic and general information I have given to you. So लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको पहले हम लोग थोड़ा रिव्यू करेंगे और देन हम लोग धीरे धीरे उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। टॉपिक आज आपको पता है, लास्ट क्लास में मैंने लिगेंड्स बताया था, कुछ टाइप्स लिगेंड्स के बचे थे। उसके बाद मैं ईएनए रूल बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये छोटी छोटी चीजें हम लोग आज यूज करेंगे। ठीक है, नो लेट्स मूव। इन लास्ट क्लास आई वाज डिस्कसिंग, क्या बताया था मैंने आपको, मॉलिकुलर और एडिशनल कंपाउंड मैंने आपको बता दिया था, 1 2 और मोर सिंपल सॉल्ट और 2 और मोर सिंपल कंपाउंड कंबाइन, and then molecular compound are further classified into two type, double salt और coordination और complex compound। double salt क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था, coordination और complex compound क्या होते हैं ये भी बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, याद करो, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट बता दिया था, होमोलिप्टिक बता दिया था, मींस सेम नंबर ऑफ लिगेंड हो, हेट्रोलिप्टिक मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स हो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हो, लेवाइल मतलब जिसमें लिगेंड ट्रांसफर बहुत इजीली हो जाए लेकिन इनर्ट में लिगेंड ट्रांसफर नहीं हो, यानी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन बहुत धीरे से हो जाए। उसके बाद कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, आपको पता है जिसमें कैटायन हो, कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन हो, एनायनिक मींस जिसमें एनायन कॉम्प्लेक्स आयन हो, न्यूट्रल मींस कोई चार्ज ना हो, और कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग बोथ कैटायन एंड एनायन, दोनों आयन हो उसमें। उसके बाद मोनो एटोमिक एंड पॉली एटोमिक, मोनो एटोमिक और पॉली एटोमिक मतलब जब जैसे मैं लिख दूं K4Fe CN हॉल 6, ये आपका क्या है, मोनो एटोमिक, सिर्फ एक ही एटम है। लेकिन पॉली एटोमिक मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ एटम अगर हो, यानी यहाँ पे ब्रिजिंग जैसा कुछ होगा। अगर ऐसे मैं लिख दूं CONH2, ये यहाँ पे OH, देन CO, यहाँ पे EN हॉल ट्वाइस, देन इस जगह पे मैंने लिख दिया SO4। तो इसको बोला जाता है पॉली एटोमिक कॉम्प्लेक्स। देखो पॉली मतलब दो, मोर देन वन, यहाँ पे एक ही एफी था, यहाँ देखो दो कोबाल्ट है। समझ में आ गया? इसी को बोला जाता है जनरली पॉली एटोमिक में, जनरली आपके बुक में सिर्फ दो ही दिए हुए हैं, दो ही आपके एक्चुअली एटम हो सकते हैं। ये हमारे टाइप्स थे। उसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे अगर मैंने लिख दिया CuNH3 हॉल 4 देन SO4, आपको पता है अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो किसके टर्म्स में ब्रेक डाउन होगा? आप इजीली बोल सकते हो सर CuNH3 हॉल 4, मतलब अगर इसको हम ब्रेक डाउन करना चाहें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CuNH3 हॉल 4 2+ और SO4 2-। तो ये जो आयन होता है, इसी आयन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन बोला जाता है। और ये जो बाहर है बच्चों, उसको बोला जाता है काउंटर आयन। क्या बोला जाता है उसको? काउंटर आयन बोला जाता है, याद रखना। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन, आपको पता है ये जो देखो, इसको बोला जाता है, जैसे मैंने एक छोटा सा और एक एग्जांपल ले लूं, FeCN हॉल 6, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो सेंट्रल मेटल एटम ये Fe है, ये K नहीं है। अगेन इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों? काउंटर आयन बोलेंगे, क्योंकि ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो किसमें होगा? 4K+ और FeCN हॉल 6 4-। क्लियर? और ये जो Fe है इसी को बोला जाता है सेंट्रल मेटल आयन, याद करो बताया था। और इसी ये कैसा एक्ट करता है बच्चों? लुईस एसिड। जनरली सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसके होते हैं? डी, और समटाइम्स एफ ब्लॉक के भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होता है, जिसके चलते ये लिगेंड से इजीली क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं याद करो, मैंने बताया था, जिसके पास एटलीस्ट वन डोनर एटम हो, मोर देन वन भी डोनर एटम हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन डोनर एटम, जैसे F-, Cl-, Br-, I-, कार्बोनेटो, ऑक्सिलेटो, बहुत सारे इस तरह से मैंने आपको बताए थे, है ना, जैसे NO2-, ONO-, या बहुत सारे CN-, बहुत सारी चीजें एटसेट्रा, ये आपके क्या है? लिगेंड्स हैं। तो इनके पास जो होते हैं क्या होते हैं बच्चों? डोनर एटम होते हैं। और जो भी लिगेंड्स होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं? दे बिहेव एज अ लुईस बेस। क्लियर? उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? जैसे मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिखा, तो जो इस तरीके से जो हमने लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बिकॉज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर देयर इज अ सेंट्रल मेटल आयन एंड देयर इज अ लिगेंड व्हिच आर कोऑर्डिनेटेड, व्हिच आर लिंक्ड वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ। और ये जो SO4 2- है, काउंटर आयन है, मींस इनसाइड द ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और आउटसाइड द ब्रैकेट को बोला जाता है बच्चों
आयोनाइजेशन स्फीयर, कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है तो ध्यान रखना। तो अगर इनसाइड द ब्रैकेट बोले तो तुरंत क्या बोलोगे, इनसाइड द ब्रैकेट जैसे जो भी लिंकेज होगी वो होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड द ब्रैकेट जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर। उसके बाद आपका आता है बच्चों टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सबको बहुत इजीली पता होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड अटैच मल्टीप्लाई डेंटिसिटी कैरेक्टर या डेंटिसिटी या डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। यानी अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या लिखोगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच। देखो कितने लिगेंड्स यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हैं उस पर डिपेंड करेगा, मल्टीप्लाई डेंटिसिटी। ठीक है, मतलब डेंटेड कैरेक्टर ऑफ द लिगेंड। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लिगेंड होते हैं जिसकी डेंटिसिटी ज्यादा होती है लेकिन वो लिंक बहुत, जैसे मैंने बताया था लिगेंड्स में ही टाइप फ्लैक्सीडेंटेड कैरेक्टर, तो वहां पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर? ये याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर मैं आपको ऐसा लिख दूं K4FeCN हॉल 6, अब आपको पता है ये ब्रेकडाउन किसमें हुआ, 4K प्लस प्लस FeCN हॉल 6 2 माइनस। तो इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, +2 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये ऑक्सीडेशन सेंट्रल मेटल एटम को का हमें ढूंढना पड़ेगा। काउंटर आयन मैंने बता ही चुका, जो बाहर में रहते हैं आउटसाइड द ब्रैकेट, दीज आर कॉल्ड काउंटर आयन। उसके बाद होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मतलब लिगेंड का जो अरेंजमेंट है around the central metal ion, that is called coordination polyhedron. The special arrangement of the ligand around the central metal atom is called कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। आपको पता है जनरली आप जो देखते हो जो ज्योमेट्री यहाँ पे आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्क्वायर प्लानर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब वो क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं लिगेंड का स्पेशल अरेंजमेंट ही तो दिखाता है। जैसे कभी कभी आपको ऐसा दिख सकता है, यहाँ लिगेंड ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, हो सकता है कभी कभी आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी दिख सकता है। ये सब क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है, यानी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। इस तरीके से ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल, उसी तरह से पेंटागोनल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, आगे और भी हम लोग देख सकते हैं। जनरली हम लोग देखते क्या है, जनरली जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आप कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखोगे, 4 या क्या देखोगे, 6। यानी हम लोग स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अगर ये सब छोटी छोटी टॉपिक्स अगर आपको दे दिया जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, माइंड में सबके सेट हो गया। अब जो छोटी छोटी चीजें हम लोग उसको कैसे देखेंगे, उसको कैसे समझेंगे, वो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो क्या क्या टर्म्स हमें करना है। पहले हमें ढूंढना है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढते हैं, उसके बाद हम ढूंढेंगे को पार्डन वेट फॉर अ मोमेंट, उसके बाद हम लोग को ढूंढना है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही, अभी मैंने बताया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले दूं K4FeCN हॉल 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखो CN आपका लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर CN, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। रुको, तो अगर इस केस में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने बोले तो आप सीधा लिखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू CN कितने टाइम है, 6 टाइम। CN क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, 6 × 1 दैट इज 6। क्लियर? उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा एग्जांपल, ये सब आप लोग जानते हो, फिर भी मैं आपको एक नॉर्मली आपको बता रहा हूँ ताकि आपके एक बार दिमाग में फिर से आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CAEDTA, ठीक है, उस पे पूरे पे 2 माइनस में लिख दूं। ठीक है, क्या बोला मैंने, CAEDTA 2 माइनस। अब अगर पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तो आप सीधा सीधा लिखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, कितने ईडीटी हैं, 1 टाइम। ईडीटीए क्या है बच्चों, हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो 1, इसकी डेंटिसिटी 6, तो 1 × 6 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढ सकते हैं। चलिए अब आप लोग कुछ का ढूंढ के बताइए मुझे। CONS3 हॉल 6 देन Cl3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग को बताना है। अभी हड़बड़ी नहीं करोगे, पहले मुझे लिख लेने दो।
AgCN हॉल ट्वाइस माइनस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। देन PTNS3 हॉल ट्वाइस Cl2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे हैं, रुक जाइए। PTCl6 देन PTCl6 2 माइनस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए आप लोग। चलिए साथ में करते चलिए आप लोग, है ना, आप लोग भी बनाते चलो। FeCO हॉल 5, इसका ढूंढो। देन आपका आ जाएगा CrNS3 हॉल 6, उसके बाद COCN हॉल 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आप लोगों को। यहाँ पे मैं और, हाँ आप लोग बनाते चले जाओ, समय मैं तब तक और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ देता हूँ। K3FeCN हॉल 5NO, ठीक है, इसका बताना है आप लोगों को। CO then Cl then H2O then NS3 हॉल 4, ठीक है, ये बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट चलिए बनाते चलिए बच्चों। अब इसकी डेंसिटी बोलो, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर En कितनी टाइम है, 2 टाइम। अब En क्या है मुझे बोलो, बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब डेंसिटी 2, सो 2 इंटू 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। आया समझ में? यस। तो इस तरीके से फिर देखो FeCO हॉल 5 है, FeCO हॉल 5 न्यूट्रल लिगेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको न्यूट्रल उससे कुछ कोई मतलब नहीं होता। अब आपका इससे पूछा जाए कि बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो Cn इज इक्वल टू, कितनी बार CO है, 5 टाइम्स। CO क्या है आपका, मोनोडेंटेड लिगेंड है, 5 इंटू ये थोड़ा अब देखो ये ऐसा कम्प्लेक्स है जिसमें कैटायन भी है और एनायन भी है। पहले इसका ढूंढो, NH3 कितने टाइम्स है, 6 टाइम, मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 6, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। अब इसका आ जाओ, देखो FeCN हॉल 5, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने बोले तो आपको पता है Cn कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, Cn की डेंसिटी 1, प्लस NO कितने बार है, 1 टाइम्स, NO की डेंसिटी 1, 5 प्लस 1 6। अब नीचे वाला आ जाओ, कितने हैं, Cl कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, Cl की डेंसिटी 1, H2O कितने टाइम्स है, 1 टाइम, H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है, डेंसिटी 1, NH3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, डेंसिटी 1, कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। जनरली पता है एक समझने की चीज है, आपको जितने भी आपके बुक में दिखेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, और इससे ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका चैप्टर बेस्ड ही है स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे, यानी सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के बारे में ही पढ़ना है। 1 एंड 2 आपको खाली एग्जांपल मिल जाएंगे, लाइक FeCO5 जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो सकता है, अदरवाइज आपको 4 और 6 ही मिलेगा। समझ में आया?
तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढते हैं। बस इतना याद रखना, डेंटिसिटी याद रखनी होगी। कुछ एक के एग्जांपल आप याद रखना कि सर ये कंपाउंड है जिसकी डेंटिसिटी जो होती है मोनोडेंटेड होते हैं, और कुछ बाइडेंटेड में भी आपको पता है कुछ आते हैं, लाइक EN कार्बोनेट, ठीक है, ये सभी कुछ आएंगे। अदरवाइज तो आपका ज्यादा टफ नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान रखोगे तो इजीली आप कर सकते हो, ऐसा कोई खास टफ नहीं है। और कहीं पर भी कंफ्यूजन हो जाए तो अब नहीं आता होगा तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, उससे उलट नहीं होता, मतलब आता ही नहीं है, मतलब इतने ही आते हैं, तो थोड़ा उनको इन चीजों को भी ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। हो जाएगा, वैसे ज्यादा टफ है नहीं। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हो। चलो, अब आपका टॉपिक आता है EAN रूल, ठीक है। अच्छा, EAN रूल से पहले थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट का भी तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ढूंढेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ, लिगेंड के बारे में बाद में करते हैं। थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। कैसे ढूंढेंगे मुझे बताओ। सपोज मैंने लिख दिया K4FeCN हॉल 6 में, ठीक है। सेकेंड मैंने लिख दिया K3FeCN हॉल 6, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड लिख दिया, और भी कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लाइक CuNH3 हॉल 4SO4, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया K2PtCl6, ठीक है। उसके बाद मैंने और थोड़ा एग्जांपल ले लिया NiCO हॉल 4, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा और एग्जांपल ले लिया, रुको थोड़ा वेट करो, एक आध एग्जांपल और ले लूँ। उसके बाद मैंने ले लिया बच्चों CrNH3 हॉल 6, ठीक है, और COCN हॉल 6। क्लियर, ये वाला भी आपका आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, मिस्टेक ना हो, ठीक है। थोड़ा मैं लोड बढ़ा रहा हूँ, PtPy हॉल 4 और PtCl4, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया CrNH3 हॉल 6 एंड COC2O4 हॉल थ्राइस। दिख गया आपको? चलिए, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन सब का आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का, तो अब आप कैसे बताओगे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट? इस चीज को बताओ, थोड़ा ध्यान रखना और अच्छे से समझ लो। क्या हुआ? हाँ हाँ, वो मुझे पता है, पहले एक बार रुको तो, अभी अभी हुआ क्या है, अभी तो शुरुआत है बच्चों, इतना आसान होता तो बात ही हो जाती। अब आपको अगर इसका ढूंढने बोले तो आपको या तो आप डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दो या डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको पता है ब्रेक डाउन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, FeCN हॉल 6 4 माइनस, ये हो गया। अब Fe का ढूंढना है तो लिख दिया X, CN कितने टाइम है? 6 टाइम। CN बताओ, मोनोडेंटेड है, बिल्कुल। चार्ज क्या होता है? -1, ये चार्ज याद रखना पड़ेगा। इक्वल टू ऊपर कितना चार्ज है? -4। x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया? +2 आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से इसको ब्रेक डाउन करो। अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या बनेगा? FeCN हॉल 6 3 माइनस हो गया। अब आयरन को x मान लो, CN को -1, चार्ज याद रखना पड़ेगा, इंटू 6 इज इक्वल टू -3, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, तो आपको पता है x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? +3। और याद रखना, अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जनरली यही आपको दिखता है। अब अगर मैं यहाँ कॉपर की बात करूं तो आपको पता है CuNH3 हॉल 4 ब्रेक डाउन होगा किसमें? 2+ में, क्योंकि SO4 पे 2 माइनस होता है।
अब आपको पता है NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो लिखो X कितने टाइम है, 4 टाइम, न्यूट्रल लिगेंड मतलब किसी कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू +2, तो X इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, +2। याद रखना जितने भी आपको ऑर्गेनिक ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिखेंगे उसमें कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही दिखेगा मैक्सिमम केस में। उसके बाद पीटी, याद रखना पहले ही बता देता हूं, पीटी आपको दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट पे दिखेंगे, +2 और +4। यहाँ पे थोड़ा सा समझा दो, वर्नस थ्योरी इसी पे है। अगर आपका पीटी का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो याद रखना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर पीटी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 होगा। ये थोड़ा सा चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ चेक करके देखो, पीटी आपको पता है ये किसमें ब्रेकडाउन होगा, पीटी Cl6 देन 2 अब पीटी को लिखो x -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -2। सॉल्व करके देखो x इज इक्वल टू क्या आया, +4। थोड़ा चेक करके देखो, यहाँ क्लोरीन कितने टाइम्स है, 6 टाइम, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +4। अगर जब वर्नस थ्योरी पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कब कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे सूट करेगा। याद रखना कभी भी आपने नहीं देखा होगा CuNH3 हॉल 6 NH3 हॉल 4 ही देखते हो, यानी कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 ही होगा, उसको छोड़कर नहीं होता। अब इसको देखो Ni, आपको पता है ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो आपको ये क्या है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो निकल इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब आपको पता है इसमें क्या करना है बताओ। अब आप देख रहे हो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, देख थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो अगर इसको ऐसा करने जाओ तो 0 इंटू 6 तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर करो तो x प्लस -1 इंटू 6 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। अब जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स दे तो याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वली डिवाइड कर देना। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6 + 0 आया, इक्वली डिवाइड करना, यानी ये भी +3 और ये भी +3। समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो x प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे पीटी का क्या आएगा जल्दी बता दो, x प्लस -1 इंटू 4 तो इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आया। तो जब भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स दिखे तो याद रखना कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट को इक्वली डिवाइड कर देना है। मतलब ओवरऑल ट्रिक समझ लो, ओवरऑल एक्चुअली ये जब ब्रेकडाउन होगा तो दोनों का ही सेम आ जाएगा, बट हमें नहीं पता, तो हम क्या किया, हमने पता ये न्यूट्रल लिगेंड है, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6, इक्वली डिवाइड। यहाँ टोटल आपको दिख रहा है ये तो न्यूट्रल है और ये चार्ज है, कितना हुआ, 4 हो गया, इक्वली डिवाइड कर दो, +2 अभी मैंने बोला था अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पीटी का 4 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। देखो आ गया। अब आ जाओ इसमें, आपको पता है ये न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन ये चार्ज लिगेंड है, ये क्या है, ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट कितनी टाइम है, 3 टाइम, लेकिन ऑक्जेलेट पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है। टोटल कितना हो गया, -6, मतलब ओवरऑल निकालेंगे तो 6 हो गया, तो 6 को इक्वली डिवाइड कर दो, यानी +3 और +3। तो अगर इस तरह से कंपोनेंट आपको दिख जाए तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है। माइंड में सबके सेट हुआ। तो इक्वली डिवाइडेशन ही होगा, मतलब सेम। और कभी कभी अनइक्वल डिवाइडेशन भी होता है, तब उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर आप चेक कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आया तो बताओ, इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो चलो एक और बना के बताओ। देखो क्या बोल रहा हूं, En हॉल ट्वाइस CO NH2, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, यहाँ पे En हॉल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आ जाएगा SO4 हॉल ट्वाइस। तो चलो बताओ इस कोबाल्ट और इस कोबाल्ट दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट फास्ट सुनो। पहला वाला ऊपर देख लो, आपको पता है ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियर है, यानी 2 सेंट्रल मेटल एटम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। En पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं। NH2 पे, अब यहाँ अब ध्यान दो, अब मैसेज मत करो, अब ध्यान दो, इस पे कौन सा चार्ज होता है, -1, इस पे भी -1, और ये जो सल्फेट है इस पे क्या होता है, -2, तो 2 टाइम्स है, तो -2 इंटू 2 कितना हो गया, -4, तो इस ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा, +4 आएगा। चलो अब कोबाल्ट 2 टाइम है तो क्या लिखोगे, 2x
इस पे -1, इस पे -1 इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी बता दो। 4 प्लस जो है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चा लोग, वो क्या आ गया, +3। ध्यान रखना इन चीजों को, ये +3 और ये +3 लो, ठीक है, आ गया। चलिए अब नीचे वाला आ जाइए। अब क्या करोगे नीचे वाले में, नीचे वाले में देखो प्लेडियम है ना, पीडी। तो ये तो जनरली याद रखना, प्लेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। फिर भी आपको पता है इस पे और इस पे कोई चार्ज है नहीं। कितने क्लोरीन है, 1 2 3 4, 4 क्लोरीन है। 4 पे क्या हो गया, -1 यानी -4, इक्वली डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, +2 आएगा। करने की जरूरत है या समझ गए। हाँ, आप ये बोलो इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, याद करो। आपको पता है ईडीटीए पे कल मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में -4, ठीक है। तो एफ ई ईडीटीए माइनस है तो एक्स प्लस ईडीटीए 1 टाइम्स है, -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, एक्स -4 इक्वल टू -1 प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, +3। याद रखना एफ ई पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस जगह पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आया समझ में। आई होप सो ये चीज आप लोग को समझ में आ रही होगी। प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि किस तरीके से आप लोग को चार्ज वगैरह ढूंढना होता है। तो अगर इस तरीके से आप चार्ज ढूंढते चले जाओगे तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब अगर इसकी बात करें तो आपको पता है इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं, NO3 पे -1 चार्ज होता है तो इस पूरे ब्रैकेट पे क्या आएगा, प्लस होगा। अब आपको पता है NO2 पे -1 चार्ज होता है, -1 इंटू 2 यानी x -2 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +3। यानी कोबाल्ट यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +3 पे है। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा यहाँ आ जाओ। आपको पता है H2O पे कोई चार्ज नहीं, ONO पे क्या चार्ज होता है, -1, 2 बार है यानी -1 इंटू 2। आयोडीन -1 इंटू 2, टोटल कितने हो गए, -4 यानी +4 हो जाएगा ना, मतलब पूरा इक्वल टू 0 करके जो करते हैं। तो यानी प्लेडियम यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +4। सबको पता है प्लेडियम या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो सकता है या तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो सकता है। याद है ना इस चीज को, कौन से फैमिली का मेंबर है ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। चलिए उसके बाद ये आ जाइए पीटी। अब आपको पता है पीटी, आपको इस जगह पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढो। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिख के मत आ जाना, ईएन क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इस जगह पे क्या है बच्चा, 6 है। तो याद रखना जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। चेक करके देखो वही आएगा। लिख के देखो x -1 इंटू 2 इक्वल टू +2, तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो गया, 4 आ गया। अब ये K2, यहाँ आपको पता है जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 करके देखो वही आएगा। अब यहाँ पे ये कौन बता सकता है, जल्दी फास्ट, इसका आंसर कौन करेगा, लास्ट वाला, लास्ट वाला मारो VVI। अभी बताया था ये ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें कैटायन भी है और एनायन भी है। अब बताओ ये नीचे वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला, चलो झलक बताओ लास्ट वाला का आंसर, डू फास्ट। पीटी किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, डू फास्ट जल्दी करो। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो समझ लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी पकड़ हो गई। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं से कोई रोक नहीं पाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, अगर ये तीनों आपका हो गया तो मीन्स यू आर द विनर। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है जो आपको थोड़ी उबाऊ लगेगी और थोड़ी बोर करेगी, बट उसमें भी मैं थोड़ा आपको हाइड्रोजन में न्यूमेरिकल्स ऐसा बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। फिर एस और पी ब्लॉक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ चलो भैया, झलक कहाँ गई, आवाज आ रही है, अरे झलक पड़ती है ना, हाँ पड़ती तो है झलक। हाँ चलो नुपुर बताओ। हाँ तो यस से नहीं पूछा मैंने, आंसर पूछा है। नुपुर, नो सर। स्वाति +2, अच्छा जी। अच्छा किसको आता है यार, कोई आता है तो वो माइक ऑन करो, नहीं तो मैं बताता हूँ, सुन लो ये VVI है। किसी को आता है क्या, एनीबडी, +3 आ रहा है एंड 2 आ रहा है, ठीक है। देखो बच्चों थोड़ा समझो,
अच्छा, मैंने आपको बताया था पहले तो जितने भी चार्ज वाले हैं उससे ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ लो। आपको पता है ये क्या है, न्यूट्रल है, इस पे तो कुछ नहीं है, जीरो है। क्लोरीन कितने टाइम्स है यहाँ पे, 4 to 6 टाइम्स है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अब क्या करें, 6 को इक्वली डिवाइड कर दें, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल करो, यानी पीटी पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको ये भी चेक करना है क्या आयरन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होता है। मैंने बताया था प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 होगा या तो +4 होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तब प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चा, +2। ये देखो आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ +2, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो +4। तो कभी कभी इस टाइप का सिचुएशन भी आ जाता है जहां थ्योरी मिस्टेक हो जाती है। तो चीजों को बहुत अच्छे से समझो, हमें ब्रेक डाउन करने से पहले ये भी चेक करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। जैसे अगर मैंने यहां पे आपको क्रोमियम बताया, आप लिख के देखो क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है और स्टेबल है, कोबाल्ट का भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, स्टेबल है। इसलिए मैंने ऐसा लिख के दिया था, अपने मन से नहीं दिया था। लेकिन प्लैटिनम के केस में गलती से भी अगर +3 लिख के आ जाते तो आप रॉन्ग हो जाते, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। ये क्वेश्चन भी एक वीवीआई है। ईडीटीए पे याद करो, मैंने बताया था ईडीटीए पे जो चार्ज होता है वो -4 और -3 होता है पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड के केस में। याद आया? आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो जो छोटी छोटी चीजें जिसपे मैं मार्क करता हूं उसको थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा जो नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो उनका काम ही है ना, उनको तो बेस्ट स्टूडेंट को लेना है, तो बेस्ट स्टूडेंट कहां से आएगा जहां पे आपकी मिस्टेक। थियरी हमेशा सेम रहती है बच्चों, थियरी में कोई चीज, जैसे ये बड़ा एक कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने बोलेगा तो बच्चा, बहुत प्रॉब्लम है, ब्रिजिंग ब्रिजिंग एलिमेंट है, अब बच्चों को ब्रिजिंग का नाम ही लिखना नहीं आता मोस्ट ऑफ बच्चों को। तो ये सब चीजों से ही वो क्वेश्चन ढूंढ के देते हैं कि जहां पे बच्चे थोड़े फंसे। चलो अब थोड़ा सा और घुमाते हैं क्वेश्चन को। अब याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। क्वेश्चन का नाम है असाइन, असाइन द चार्ज ऑन द फॉलोइंग आयन। असाइन द चार्ज ऑन द फॉलोइंग आयन। इन आयनों पे आपको चार्ज असाइन करना है। तो पहला क्या है बच्चों, HgCN हॉल 4 एक्स, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है इस बार, सोच के करना बच्चों। CONS3 हॉल ट्वाइस Cl4, चार्ज ढूंढो। ठीक है, PtCl6x, चार्ज ढूंढना है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है बच्चों। चलो करो इसको, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, आप थोड़ा सा रुक जाओ, ये वाला आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जिसको लेना है, जो यूट्यूब में है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कैसे सॉल्व किया मैंने बता दिया आप लोगों को अभी। चलिए अब आपके पास आता है, जैसे आप हमने पढ़ा था कि इन पीरियोडिक टेबल एनी कंपाउंड इन अ कंपाउंड मेटल टेंड्स टू फॉलो ऑक्टेट रूल, हर मेटल चाहता है कि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करे। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी चाहता है कि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा उसका नंबर आ जाए, उसके एटॉमिक नंबर आ जाए, जिससे उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहा जाता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसी के लिए आया था कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है या नहीं, या उसका EAN कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, या इसी को बोला जाता है सिडविक रूल। इसको सिडविक ने दिया था। निकालते कैसे हैं, ढूंढते कैसे हैं, वो समझना। EAN इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर और मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमेशा आपको याद रखना। क्या बोला मैंने, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई 2 क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है लिगेंड्स ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढते हैं, और लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, मतलब एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मैंने Cn मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा। आप पूछ सकते हो 4 5 6 8 क्यों नहीं लिखा, तो इसका कारण यहाँ पे है। चलो अब पूछा जाता है कि EAN रूल का यूज करके K4FeCN हॉल 6 की स्टेबिलिटी बताओ, या K4FeCN6 का पहले EAN ढूंढो। चलो
EN मैं इसका ढूंढना स्टार्ट किया, बड़ा ध्यान से सुनना। आपको पता है आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी सीखा है +2। एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पे है, बहुत अच्छी बात है। कितने बार CN है 6 टाइम, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैंने क्या किया 26 - 2 + 12 कितना हो जाएगा जल्दी बता दो 36। क्या ये 36 किसी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है? हाँ सर, क्रिप्टन का है। यानी कहता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है ये नियरेस्ट इनर्ट गैस के टोटल एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया, तो ये स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। देखो बच्चों, अब स्टेबिलिटी का पैरामीटर मैं लाया नहीं हूं, क्योंकि स्टेबिलिटी का एक पैरामीटर नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारे रूल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट सिंपल बता रहा हूं कैसे EN ढूंढते हैं। अब अगर कोई दूसरा एक और ले लो, चलो मैंने एक इसी का भाई ले लिया K3FeCN होल 6। अब पूछा जाए कि इसका EN निकालो, तो आप क्या बोलोगे? सर आयरन तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, एटॉमिक नंबर 26 -3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मल्टीप्लाई बाय 2 कभी चेंज नहीं होगा, याद रखना। 23 + 12 यानी 35। क्या ये किसी इनर्ट गैस के जैसा है? नहीं है। इसका इनर्ट गैस किसी भी इनर्ट गैस को, इसका EN नंबर किसी भी इनर्ट गैस को लिंक नहीं करता। तो बोलो किसका करता है? ये वाला। तो कहता भैया इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा मान ले, लेकिन ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है, लॉजिक आगे है, बस मुझे EN निकालना है, मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक ही लॉजिक से काम नहीं होगा, बस तुम पहले EN सबका ढूंढना सीखो, ठीक है। चलिए अब आपसे एक दो मैं करवा देता हूं, उसके बाद CONH3 हॉल 4 SO4, इसका थोड़ा सा चेक करके देखो, EN ढूंढो। कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे? +2। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 - 2 प्लस NH3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 और इंटू 2, 29 - 2 27 + 8 यानी ये क्या आ गया? 35 आ गया इसका EN। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा CO देन NH3 होल 6 और देन Cl3। अब पूछा जाए बच्चों इसका EN ढूंढो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका EN ढूंढ लो। EN इज इक्वल टू कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? आपको पता है जनरली ये +3 होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 + 2 यानी 24 + 12 यानी क्या आ गया? 36। अरे वाह, ये नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा दिख गया। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट का EN ढूंढते हैं। माइंड में सबका सेट हो गया क्या बच्चों? ठीक है, चलिए K2PD देन Cl4। प्लेडियम का एटॉमिक नंबर आप लोग को पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, 46 होता है, याद रखना। उसके बाद AgNH3 हॉल 4 सॉरी हॉल 2 देन Cl। Ag सिल्वर का एटॉमिक नंबर पता है? नहीं पता कोई बात नहीं, लिख लेना बच्चों 47, ठीक है। उसके बाद K2HgI4, Hg का एटॉमिक नंबर पता है? नहीं पता तो लिख लेना बच्चों 80, ठीक है। अब आपका काम है इन तीनों का EN नंबर ढूंढना, बट उससे पहले इस रूल का स्टेटमेंट लिखो। ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन रूल का स्टेटमेंट क्या है वो लिखो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या, लिखो, लिखिए अकॉर्डिंग टू सिडविक कॉमा metal atom present in coordination compound continues to accept electron pair donated by ligands clear, till the total number of electrons on metal atom and those donated by ligands reaches to next noble gas configuration ठीक है।
चलिए अब इसका EN ढूंढिए तीनों का फास्ट। हाँ, इसकी आपकी 86 आई होगी, बिल्कुल। उसके बाद AgNH3 हॉल ट्वाइस Cl के लिए 50 आया होगा, और उसके बाद K2PdCl4 जो है आपका, उसके लिए आपका 52 आया होगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। ही होप सो ये सब चीज़ें तो वैसे भी याद रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी किसी भी चीज़ का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ढूंढने बोले तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग लिगेंड्स के कुछ नाम जान लेते हैं कि जो लिगेंड्स का नेमिंग जो हम लोग करने बैठते हैं तो वो किस तरीके से हम लोगों को करना है जब हम IUPAC नेमिंग को लिखने जाएं। तो आपको पता है अगर आइड हो बाद में किसी भी लिगेंड के तो वो ई जो है ओ में चेंज हो जाएगा, यानी आइडो में हो जाएगा। अगर एट हो तो ई किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा, एटो। ये तो आप लोग शायद पढ़े भी होंगे जब IUPAC नेम हम लोग जाते हैं, ठीक है। अगर आइट हो तो आपको पता है वो किस में चेंज हो जाएगा, आइटो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली आप लोग देखते हो। जैसे अगर मैं लिखूं फ्लोराइड, F माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो, ठीक है। उसी तरह से Cl माइनस का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइडो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें और थोड़ा कर दूं, आइड फ्लोराइड क्लोराइड, अब इसको बहुत सारे जगह पे क्लोरो भी लिखते हैं, फ्लोराइडो को फ्लोरो भी लिखते हैं, आयोडीडो को आयोडो भी लिख देते हैं। जैसे अगर मैं आई माइनस लिखूं तो आयो DID आयोडाइड, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोडीडो, ठीक है। लेकिन न्यू नॉमनक्लेचर में इसको डायरेक्ट आयोडो भी लिखते हैं, तो घबराना नहीं है। जैसे ब्रोमाइडो को ब्रोमो भी लिखते हैं। उसी तरह से नाइट्राइट की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं लिखूं NO2 माइनस, तो इसको क्या बोलोगे, ये नाइट्राइट है तो इसको डायरेक्टली लिखोगे नाइट्रो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं ONO, इसी को अगर यहाँ पे डोनर कौन है, N डोनर है, यहाँ पे अगर O डोनर है तो इसी को हम लोग लिखते हैं नाइट्रीटो। क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रीटो, ठीक है। ठीक, कभी कभी यहाँ पे नाइट्रीटो ओ भी बोला जाता है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से CN माइनस हो तो हम लोग उसका नाम क्या देते हैं बच्चों, साइनो देते हैं। तो ये जो थोड़ा सा टॉपिक्स हैं आपको वो याद रखना है कि जब IUPAC का नेमिंग करना है तो चार्जेस जैसे भी हो जाए तो उसमें बदलना क्या होता है बच्चों, आइट को आयोडो कर दो, एट को एटो कर दो, आइट को आयोटो कर दो, सिंपली आप उसका नेमिंग कर सकते हो। लेकिन अमोनिया के केस में याद रखना, अमोनिया के केस में जैसे NH3 हो तो इसको क्या बोलते हैं, अमाइन, AMMINE, याद रखना डबल एम लगाते हैं। उसके बाद CO, CO को क्या बोला जाता है बच्चों, कार्बोनाइल बोला जाता है, याद रखना। फिर NO, NO को बोला जाता है नाइट्रोसाइल, नाइट ये न्यूट्रल है, याद रखना सब। उसके बाद वाटर को क्या बोला जाता है, एक्वा, या कहीं पर भी इसको एक्वो भी बोला जाता है। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों को आपको लॉजिक, जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट को क्या लिखते हैं, CO3 2 माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो, ठीक है। उसी तरह से सल्फेट, सल्फेट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सल्फेटो। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी IUPAC नेमिंग आती जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूं कि C2O4 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट, तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्सलेटो, एट किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, एटो में। उसके बाद SO4 2 माइनस, ये क्या है, सल्फेट, तो क्या बोलोगे, सल्फेटो। तो समझ में आया। उसके बाद अगर नॉर्मली OH माइनस रहे तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइडो, हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड बोला जाता है ना, तो इसको लिखते हो हाइड्रो ऑक्साइडो, याद रखना इस चीज को। अब H माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रिडो, ठीक है, हाइड्रिडो, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना। उसके बाद O2, ठीक है, ऑक्साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइडो,
ठीक है। उसके बाद आपका और भी बहुत सारा चीज बता चुका हूँ। उसके बाद नाइट्रेट जैसे NO3 माइनस लिखो तो क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन। तो एच नाइट्रेटो, NITRATO, नाइट्रेटो। उसके बाद NO2 का तो बोल ही दिया मैंने। NH2 माइनस, थोड़ा ध्यान रखना, NH2 को क्या बोला जाता है बच्चों, एमाइड, तो इसका नाम लिख दो एमाइडो। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए N3 माइनस, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिडो। उसके बाद अगर O2 2 माइनस हो तो याद करना, इसको लिखते हैं पर ऑक्सो। ठीक है, कुछ कुछ के नाम मैं लिख देता हूँ जो मेरे पास हैं। उसके बाद H2 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइड, इसको लिखोगे सल्फाइडो। उसके बाद NH2 माइनस, इसको बोलते हैं इमाइड, तो इसका नाम होगा इमाइडो। क्लियर। उसके बाद CS3COO माइनस, एसीटेट, तो एसीटेटो, याद रखना इस चीज को। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे H2O3 2 माइनस, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, थायोसल्फेट, तो इसको बोलेंगे थायोसल्फेटो। ठीक है, 8 एटो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और तो सारा मैंने बता ही दिया, बाकी तो तुम लोग जानते ही हो। तो अगर लिगेंड का नेम इस तरह से आ जाए तो आप इस तरह से कुछ कुछ लिगेंड को याद रखना, आपका काम हो जाएगा। आई होप सो ये चीजें आ रही हैं। अब आज को और बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो कल है, कल याद रखना, कल मॉर्निंग आवर में क्लास होगी, दैट इज 11 AM। तो मॉर्निंग आवर में जो क्लास होगी कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लिगेंड्स का, जो मैंने कैटेगरी बताई थी उसको और थोड़ा इलाबरेट करेंगे, और IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक कल हम लोग का IUPAC नॉमेनक्लेचर को ट्राई करना है, और जो लिगेंड्स है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ने के बाद हम लोग पहुंचेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में। क्लियर। चलो आज के लिए क्लास में यही रैप अप कर रहा हूँ।